हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम फिजिक्स जो आपका 12th क्लास का फिजिक्स है उसमें चैप्टर 1 से लेकर 3 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले, जितना इनसे बन सकता है उतना हम पढ़ेंगे। इससे 1 से लेकर 3 चैप्टर तक के ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी महामैराथन क्लास होने वाला है। तो 1 से लेकर 3 चैप्टर तक का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कर लेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, एक बार शेयर करिए, जल्दी से शेयर करिए। मैराथन क्लास चल रहा है, एक बार शेयर कर दीजिए। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये क्लास 12th के लिए है और BSB यानी बिहार बोर्ड के लिए परीक्षा 2025 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखते हैं अब, चैप्टर नंबर 1 से पहले देखेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 से। अब देखिए कि ये आपका प्रश्न है। देखिए इसमें सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए हम अब देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न से। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि देखिए चैप्टर नंबर 1 से है। ये चैप्टर नंबर 1 से पहले हम देखेंगे, यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 3। इसी प्रकार से हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 तक पूरा हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कर देंगे। तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। मैराथन क्लास होने वाला है इसलिए एक बार शेयर तो बनता है, एक बार शेयर कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न से देखना स्टार्ट करते हैं। और न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। देखिए ये सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है, कि सतह के लंबवत होती है, कि सतह के स्पर्शी होता है, कि सतह के 45 डिग्री पर होता है? बताइए। एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करती है? और तीव्रता जो होती है वह सतह के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। यानी बी वाला आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न जो है ये 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन है जो सदिश राशि? आपको यही बताना है कि सदिश राशि कौन है इनमें से। तो ये देखिए, ए में आवेश, बी में धारिता, सी में विद्युतीय क्षेत्र और डी में की विद्युतीय धारा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी सी वाला आंसर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। और कमेंट में आंसर भी लगाते हुए आप चल सकते हैं, नहीं तो अब ऐसे भी चल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न है कि देखिए कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है वह क्या होता है? W = PE 1 - cos थीटा, या फिर W = PE tan थीटा, या सी में दिया हुआ है कि W = PE sec थीटा, डी में नॉन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ए वाला आंसर, यानी W = PE 1 - cos थीटा। ये वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है 4 नंबर प्रश्न में है कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है बता दीजिए एक बार। केंद्रीय बल है कि विद्युतीय बल है, यानी दोनों ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? बता दीजिए क्या हो जाएगा कि कूलम्ब बल है। कूलम्ब बल कैसा बल है एक बार बताएंगे। तो कूलम्ब बल जो होता है वह दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों, केंद्रीय बल भी और ये विद्युतीय बल भी होता है, यानी सी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 5 नंबर, और 5 नंबर प्रश्न है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर होता है? 3 × 10⁹ ESU के, कि बी में है कि 9 × 10⁹ ESU की, कि सी में है कि 8.85 × 10⁻⁻12 ESU की, कि कोई नहीं? बता दीजिए। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 × 10⁹ ESU के ये बराबर होता है, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर में है कि आवेश के, ये देखिए प्रश्न क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का क्या मात्रक होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति मीटर, कि कूलम्ब प्रति मीटर, कि कूलम्ब मीटर? बता दीजिए कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो इसके पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब मीटर स्क्वायर। ये वाला आंसर जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न जो है वो 7 नंबर में है कि
जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या करता है, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है यानी उसको चार्ज देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या करेगा, उसका द्रव्यमान क्या करेगा, वह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी इसको कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है, बढ़ेगा भी और घटेगा, यानी डी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक होता है, न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब, वोल्ट मीटर कि कूलम्ब प्रति न्यूटन। बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होगा वो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब, यानी बी वाला आंसर होगा, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, और 9 नंबर प्रश्न में है कि एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश 0 है, चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा, 0 होगा कि आपका ये क्यूब होगा कि माइनस क्यूब होगा कि 3 क्यूब होगा, क्या होगा, तो ये वाला होगा आपका Q, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए ये 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यदि 1000 बूंदें समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो बड़ी बूंद की धारिता होगी 50 माइक्रोफैराड कि 100 माइक्रोफैराड कि 20 माइक्रोफैराड कि नॉन। बताइए क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 50 माइक्रोफैराड, ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है ये, देखिए 1 नंबर में है कि यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो दोनों गोलीय की ऊर्जा सुरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश सुरक्षित रहेगा, ऊर्जा एवं आवेश दोनों सुरक्षित रहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। लास्ट तक बने रहिएगा, आपका पूरा फिजिक्स का तैयारी आज हम करवा देने वाले हैं। लास्ट तक आप लोग सभी से निवेदन है कि बने रहिएगा और आपका 11-9 प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला बी वाला आंसर, यानी दोनों का आवेश सुरक्षित रहता है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 12 नंबर में है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सुरक्षित होता है कि असुरक्षित होता है कि कहीं सुरक्षित तथा कहीं असुरक्षित होता है कि इनमें से कोई नहीं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह सुरक्षित होता है। क्या होता है, सुरक्षित होता है, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 फैराड से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, 4, 3, 5 या 6। बता दीजिए। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी वो 4 की आवश्यकता होती है, ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो 14 नंबर प्रश्न है कि 15 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र को 20 kV एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान कितना होगा, 3 kg या 10 kg कि 100 kg कि 5 kg, क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। ये ए वाला आंसर जो होगा ये 3 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है वह 15 नंबर में है कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 माइक्रोफैराड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान कितना होगा, 3 माइक्रोफैराड कि 27 माइक्रोफैराड, 19 माइक्रोफैराड कि 18 माइक्रोफैराड। 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता हुआ 9 माइक्रोफैराड है श्रेणी क्रम में जोड़े गए, परिणामी धारिता का मान कितना होगा यह बताइए। तो ये आपका 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए यह 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो ये 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि यह सिर्फ घट जाएगा, यह बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, सिर्फ घट जाएगा। ये आपका कन्फर्म है कि सिर्फ घटेगा ही, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर में है कि 17वां प्रश्न कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बता दीजिए एक बार। वेबर होता है
कि NM स्क्वायर C इनवर्स स्क्वायर होता है कि N/M होता है कि M²/S होता है। कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर होता है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर, जो 18वां प्रश्न का है कि यदि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि 2 माइक्रो कूलम्ब है जो आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाए तो 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस बिंदु के बीच की विभवांतर कितनी होगी? ए में है 10, बी में है 5, बी में है 15, सी में है 21 और डी में है कि 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये 10, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? 2 जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो एक दूसरे को किस कोण पर काटेंगे? 90 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, या नहीं काटती है? तो वो क्या करती है, ये जो 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वह एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की। धातु का परावैद्युतांक होता है 1, इन्फिनाइट, 0 या -1। तो वह कितना होता है? वो होता है आपका इन्फिनाइट, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर से है सबसे फिजिक्स का ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया एक से। अब चलिए अब दूसरा का जो पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि द्रव की एक बूंदे को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बढ़ती है, प्रवृत्ति क्या करती है? बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? वह क्या करती है? यानी द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो होगी वह क्या करेगी? तो वह सिकुड़ने की प्रवृत्ति घट जाती है। क्या करती है? घट जाती है, यानी बी वाला आंसर जो आपका होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, जो 2 नंबर प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा, क्या होगा? ए में दिया हुआ है कि Q प्रति एप्सिलॉन नॉट, और बी में कि Q एप्सिलॉन नॉट, और सी में अनंत, और डी में 0। तो 2 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पर क्या कह रहा है, अगला प्रश्न में देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, क्या होगा? भीतर का विभव 0 होगा, या धनात्मक और समरूप होगा, कि धनात्मक और समरूप होगा, कि ऋणात्मक और समरूप होगा? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का जो विभव होगा वह होगा धनात्मक और समरूप। क्या होगा? धनात्मक और समरूप होगा, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, अब देखिए ये 4 नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इसने क्या कि स्थितिज ऊर्जा क्या करी? यानी अगर समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन, दोनों एक दूसरे के, समझ लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, दोनों एक दूसरे के एकदम नज़दीक आते जा रहे हैं। जब नज़दीक आते जा रहे हैं तो क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें घट रही है, ये बढ़ रही है, अपवर्तित रहती है, या अनिश्चित रहती है? तो एक अगर इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आएगा तो वह स्थिति घट जाएगी। क्या करेगी? वह घट जाएगी, यानी ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, अगला प्रश्न है 5 नंबर की। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर, एक इलेक्ट्रॉन है अब उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाया जा रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी? घटती है, बढ़ती है, अपवर्तित रहती है, या 0 हो जाती है? तो क्या करती है? वह बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है तो वह बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास आ रहा है तो वह घटेगी, याद रखिएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, अब आइए अगला प्रश्न है जो 6 नंबर प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न कि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या करेगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपवर्तित रहेगी, कि अनिश्चित रहेगी? बता दीजिए कमेंट में, इसका जवाब बताइए। क्या करेगी? वो आपका बढ़ेगी, यानी ए वाला आंसर करेक्ट आंसर। वो क्या करेगी? वो बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ने वाला घटने वाला क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए इसको भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। और चलिए अगला प्रश्न पर 7 नंबर प्रश्न है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या करेगी? साबुन के एक बुलबुला है को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या करेगी? घटेगी,
बढ़ेगी, अपवर्तित रहेगी और निश्चित रहेगी। क्या करेगी उसकी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है। क्या करती है? बढ़ती है, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर अब आइए। अगला प्रश्न जो है 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में क्या होता है? कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है कि कार्य नहीं होता है? क्या होता है? तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कार्य नहीं होता है। कोई भी कार्य होता ही नहीं है, यानी डी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर की। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x दिशा में हो तो समविभवी तल क्या होगा? अगर यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र है जो x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल क्या होगा? एक्स वाई तल में कि वाई जेड तल में कि एक्स जेड तल में कि कहीं भी हो सकता है। क्या होगा? तो 9 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ये वाई जेड की तल की दिशा में होता है, वाई जेड की तल की दिशा में, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर होता है। इस सब प्रश्न को आपको याद करते हुए चलना है। और 10 नंबर प्रश्न है कि देखिए चैप्टर वाइज कराने का ये फायदा होता है कि पूरे चैप्टर से ही आपका क्लियर हो जाता है। जितना भी चैप्टर से ऑब्जेक्ट रहता है पूरा क्लियर हो जाता है। वैसे VBI जो प्रश्न होते हैं वो तो हम करवाते ही है, लेकिन चैप्टर वाइज इसलिए करवाते हैं ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए ये 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र तथा विभव दोनों ही शून्य होते हैं कि विभव शून्य होता है, और विद्युतीय क्षेत्र नहीं कि विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है कि दोनों ही अनंत होते हैं? तो क्या होते हैं बताइए। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ये विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है और विभव नहीं होते हैं, यानी ए वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि डिवाई मात्रक होता है। डिवाई किसका मात्रक होता है? आवेश का, विभव का, विद्युत द्विगु आघूर्ण का कि इनमें से कोई नहीं? डिवाई किसका मात्रक होता है? तो डिवाई आपका विद्युत द्विगु आघूर्ण का मात्रक होता है, विद्युत द्विगु आघूर्ण का, यानी सी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है उसी संबंध को आपको बताना है। E = -dV/dx कि E = dV/dx कि V = dE/dx कि V = -dE/dx क्या होता है? 12 नंबर प्रश्न का एक बार राइट आंसर बताइएगा। तो वे E = -dV/dx होता है, यानी ए वाला आंसर इसका होता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है चलिए इसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर और 13 नंबर प्रश्न है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में द्विगु के विक्षेपण में किया गया महत्तम कार्य क्या होता है? तो इसका महत्तम कार्य जो होता है वह 2PE होता है, यानी 2PE। ए वाला आंसर ये वाला होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो 14 नंबर प्रश्न है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या हुई? एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जा रहा है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होती है? ए में है कि 0 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है? तो वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यानी बी वाला आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि देखिए अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। ये 15 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न कि किसी बिंदु x y z मीटर में परिविद्युत V = 4x विभव वोल्ट है। बिंदु 1m × 2 में पर विद्युत क्षेत्र पर तीव्रता वोल्ट मीटर में है। तो क्या होगा? यह 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा कि 8 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा कि 16 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश कि 16 धनात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा? तो क्या होगा? ये जो होगा ये 8 ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश होगा, यानी ए वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न 16 नंबर में है कि विद्युत द्विगु के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। विद्युत द्विगु के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है कि 1:2 होता है कि 1:1 होता है कि 2:3 होता है? तो क्या होता है अनुपात में? तो ये 2:1 होता है, यानी ए वाला आंसर इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। और यह अगला प्रश्न 17 नंबर और 17 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, क्या कारण है? न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण,
इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की उपरोक्त बी और सी दोनों। बताइए कि किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है। तो किसी भी वस्तु है उस पर आवेश का कारण एक ही होगा, वह होगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसका कारण होता है, यानी सी वाला आंसर इसमें दिया हुआ है। और आपका 18वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन है जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। N/C, VM या उपरोक्त दोनों, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बताया जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 18वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, यानी ये आपका VM भी होता है और N/C भी होता है, यानी दोनों होता है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है। दो संधारित्र है जिसमें प्रत्येक यानी दोनों की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। 2C या फिर C/2 या 1/2C क्या होगी। ये 19वां प्रश्न का राइट आंसर बता देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा C/2। C/2 यानी आपका ये दिया हुआ है, C वाला आंसर में दिया हुआ है। और चलिए यह 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, यदि कई संधारित्र उपलब्ध है, उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। उन्हें कहाँ जोड़ना चाहिए। श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए कि मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं। उसे कहाँ जोड़ना चाहिए, तो उसे समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में क्या दिया हुआ है। देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर में है और 21वां प्रश्न है कि विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक है जूल, कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम, जूल प्रति कूलॉम कि कूलॉम प्रति जूल। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलॉम होता है, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं जो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। 1.6 × 10⁻⁸ जूल कि 2.6 × 10⁻⁹ जूल या फिर 1.6 × 10⁻⁹ जूल कि 2.6 × 10⁻⁸ जूल क्या होता है। ये 22 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.6 × 10⁻⁹ जूल, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर कि अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला प्रश्न जो 23 नंबर में है कि विभव प्रवणता की इकाई होती है। विभव प्रवणता की इकाई होती है वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, वोल्ट कूलॉम या न्यूटन मीटर। बता दीजिए क्या होगा कि 23 नंबर प्रश्न है इसका होगा वोल्ट प्रति मीटर, यानी ए वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर तो चलिए अब अगला प्रश्न 24 नंबर की विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या है। विद्युत धारिता का विमीय सूत्र ml⁻² T/Q और A² या फिर बी में दिया हुआ कि m⁻L² और T⁻4 या फिर A²। तो बता दीजिए क्या होगा। तो 24 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला m⁻L⁻² T⁴ और A², यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये डी नहीं होगा, ये आपका बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी को 90 डिग्री घुमाने पर किया गया कुल कार्य क्या होगा। PE/2 या फिर PE या 2PE या 0 क्या होता है। किया गया कार्य जो होगा वो होगा PE, यानी बी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर तो चलिए चलते हैं 26 नंबर प्रश्न है कि यह गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो इसकी विद्युत धारिता होगी। यह गोलाकार चालक की त्रिज्या है जो 9 मीटर है, तो इसकी विद्युत धारिता क्या होगी। 10⁻9 फैराड या फिर 9 × 10⁻9 फैराड या फिर 9 × 10⁻9 फैराड या फिर 10⁻⁹ फैराड क्या होगा। ये 26 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर 10⁻9 फैराड होता है, यानी डी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए कि अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर प्रश्न में है कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी कितना होगी। 5.0 × 10⁻³ जूल, 0.5 × 10⁻³ जूल, 0.5 × जूल या फिर 5.0 जूल क्या होगा। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर, यानी 5.0 × 10⁻³ जूल। और चलिए यह 28 नंबर प्रश्न है कि
क्या हम किसी 1 फैराड धारिता वाले चालक को किसी अलमारी तथा कमरे में रख सकते हैं? ए में हाँ, बी में नहीं, सी में कह नहीं सकते और डी में कि इनमें से कोई नहीं। तो रख सकते हैं नहीं, तो हम नहीं रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं, यानी क्या हम किसी 1 फैराड धारिता वाले चालक को अलमारी में नहीं रख सकते हैं। तो ये आपका जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 था, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 था, यह भी समाप्त हो गया। और चलिए हम चैप्टर नंबर 3 को अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 को देखना, चलिए चैप्टर नंबर 3 को देखना स्टार्ट करते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 से ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 × 10⁻19 या फिर 3 × 10⁻20 कि 5.2 × 10⁻19 या 9 × 10⁻20। बता दीजिए किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻19 होगी, यानी ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी चालक तार का क्षेत्रफल, किसी चालक तार का क्षेत्रफल जो है वह क्या है? किसी चालक क्षेत्रफल पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है कि शून्य होता है? क्या परिवर्तन पड़ता है? तो वह बढ़ जाता है, बढ़ता है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि 3 नंबर प्रश्न है अगला प्रश्न कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻7 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रयोगिता ताप पर तार के पदार्थ के प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। ए में 2.0 × 10⁻9 क्या ओम मीटर, और बी में कि 3.0 × 10⁻7 ओम मीटर, सी में 3.0 × 10⁻9 ओम मीटर और डी में कि 2.0 × 10⁻7 ओम मीटर। तो 3 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला, यानी 2.0 × 10⁻7 ओम मीटर। डी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो 4 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति क्या है? कि विद्युत शक्ति विद्युत धारा तथा विभवांतर में संबंध बताइए। P = V/I या P = VI या I = PV या फिर I = PV²। तो क्या होता है? 4 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर P = VI होता है, VI यानी बी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर प्रश्न में है कि 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? 3.6 × 10⁻7 जूल या 4.6 × 10⁻7 जूल या 3.6 × 10⁻6 जूल या 4.6 × 10⁻6 जूल। बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? तो ये 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट होती है, वाट होती है, न्यूटन होती है या फिर जूल होती है? विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वह होती है वोल्ट होती है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न 7 नंबर और 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, शून्य होता है? क्या करता है? तो ये जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए अब अगला प्रश्न है 8 नंबर और 8 नंबर प्रश्न है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस लक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किस लक्षण पर आधारित है? पहला जो नियम है वह आवेश लक्षण पर आधारित है और दूसरा किस चीज़ पर है? संवेग पर, ऊर्जा पर या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा है वो ऊर्जा पर आधारित है, यानी यहाँ पर किरचॉफ का दूसरा नियम है वह ऊर्जा पर आधारित है और पहला नियम जो है ये आवेश लक्षण पर आधारित है। इसमें आपको याद करके रखना है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए अगला प्रश्न है 9 नंबर और 9 नंबर प्रश्न है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है 2800 सेल्सियस या फिर आपका 2000 सेल्सियस या 1200 सेल्सियस है 2100 सेल्सियस। कितना होता है? तो ये जो होता है 2800 सेल्सियस, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है कि
स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? बढ़ता ही जाता है, प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है, या फिर प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, या पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है? क्या होता है? तो ये पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर देखिए, अब अगला प्रश्न में क्या कह रहा है इसको भी चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है जो 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, शून्य होता है? क्या परिवर्तन होता है इसमें? तो ये बढ़ता है, यानी ये वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, 28 नंबर प्रश्न है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वे संरक्षण है ऊर्जा संरक्षण पर, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर जो 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ेगी। यानी यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से अगर बढ़ाई जा रही है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति कितनी गुनी से बढ़ेगी? यानी 6% होगी, या 10%, 3% या 12%। अगर 3% से अगर बढ़ा रहे हैं तो इसकी शक्ति होती है वह दुगनी हो जाती है, यानी वह 6% हो जाएगी। यानी आपका ए वाला आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए ये 12 नंबर प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है। हीट स्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है? प्रतिरोधों का, धाराओं का, सभी का, या नॉन? यानी बता दीजिए हीट स्टोन ब्रिज से किसका तुलना किया जाता है? तो हीट स्टोन ब्रिज से हम प्रतिरोधों का तुलना कर सकते हैं, प्रतिरोधों का, यानी ये वाला आंसर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, कि अगला प्रश्न में कह रहा है, एक 13 नंबर प्रश्न है कि एक kWh किसके बराबर होता है? एक kWh 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के, या फिर 10⁻5 जूल के, या 3.6 गुना 10⁻4 जूल के, या फिर नॉन? बता दीजिए क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर 3.6 गुना 10⁻6 जूल, यानी ये वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, अब अगला प्रश्न है 14 नंबर की, 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है? 4 गुना 10⁻3 जूल के, 6 गुना 10⁻3 जूल के, 10 गुना 10⁻3 जूल के, या फिर 12 गुना 10⁻3 जूल के? किसके बराबर होता है? तो ये जो होता है वो 12 गुना 10⁻3 जूल के बराबर होता है, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो 15 नंबर प्रश्न में है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का? विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है? तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का हम व्यवहार करते हैं, यानी डी वाला आंसर जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर, ये आपका 16 नंबर प्रश्न है कि हमारे पास 3 बल्ब है, 40 वाट का है, और दूसरा 60 वाट का है, तीसरा 100 वाट का है। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा? 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का, या फिर नॉन? बता दीजिए कि हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट का, 60 वाट का और 100 वाट के, तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? तो वह 100 वाट का सबसे कम प्रतिरोध होता है, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक वेबर होता है, यानी वेबर को हम WB से भी सूचित करते हैं, हेनरी होता है, एम्पियर होता है, या ओम होता है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम, यानी डी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो 18 नंबर में है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है धारा की, आवेश की, विभवांतर की, ऊर्जा की? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है एक बार कमेंट में बताएंगे। तो ये इकाई की बात करें तो ये ऊर्जा की इकाई होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में है 19 नंबर प्रश्न है कि, और 19 नंबर प्रश्न में है कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर ऋणात्मक होता है? तो क्या होता है, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है, यानी सी वाला आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है?
बताइए क्या करेगा। किसी धातु का ताप अगर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करेगा, बढ़े तो बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, कोई नहीं। बता दीजिए इसका 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर वो हमेशा बढ़ता है, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है 21 नंबर प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत या फिर 50,000 ओम या फिर शून्य या कोई नहीं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। और आदर्श क्या कह रहा है, आदर्श कह रहा है या फिर वोल्ट मीटर का। अगर ओम मीटर का पूछे तो ये शून्य होता है और इसका प्रतिरोध अनंत होता है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। 4 गुने 10⁻³ जूल के, 6 गुने 10⁻³ जूल के, या फिर 10 गुने 10⁻³ जूल के, या 12 गुने 10⁻³ जूल के, किसके बराबर होता है। तो ये अगर बराबर की बात करें तो ये 12 गुने 10⁻³ जूल के बात होता है, यानी डी वाला आंसर इसका हो जाता है करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। हीट स्टोन का ब्रिज का व्यवहार किया जाता है क्या मापने में, विद्युत वाहक बल, धारा, प्रतिरोध, आवेश, क्या मापने में किया जाता है। तो ये प्रतिरोध को मापने में किया जाता है, यानी सी वाला आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या फिर शून्य हो जाता है। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध होगा वह बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए कि अगला प्रश्न है 25 नंबर का है प्रश्न है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम से, संवेग संरक्षण नियम से, या कोणीय संवेग संरक्षण नियम से। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ये ऊर्जा संरक्षण नियम से संबंधित है, यानी बी वाला आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, ये देखिए कि 50,000 ओम, 10,000 ओम, या फिर 1,00,000 ओम, या फिर 9। बता दीजिए 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10,000 ओम, यानी बी वाला आंसर करेक्ट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न में है कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। 1 ओम या फिर आधा ओम या फिर 2 ओम या 1/3 ओम। कितना ओम, तो ये आपका 1/3 ओम प्राप्त किया जा सकता है, यानी आपका कितना नंबर आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और चलिए अब देखिए यहाँ पर ये 27 प्रश्न था, ये आपका फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 हो चुका है। अब चलिए फिजिक्स के चैप्टर नंबर अब 4 को देखना स्टार्ट करते हैं।